Welcome dear students in synchronous machine. Today we are going to discuss two-reaction theory. After completing this topic, you will be able to recall the two-reaction theory of salient pole synchronous machine. अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में टू रिएक्शन थियोरी एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है और इसे आप क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो अगर आप सेलिएंट पोल रोटर यूज करते हो अपने सिंक्रोनस मशीन में, तो सेलिएंट पोल रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें उसका जो रिएक्टेंस का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें एयर गैप हर प्लेस पे अलग अलग होता है। तो यही बेसिक हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसी के कारण आप जब इक्विवेलेंट सर्किट की डिस्कशन करते हो तो आप सिलेंड्रिकल रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस करते हो, बट सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के इक्विवेलेंट सर्किट के लिए डिस्कशन नहीं करते। उसका रीजन आपका ये हो जाता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि टू रिएक्शन थ्योरी क्या है, क्यों इंप्लीमेंट किया गया आपके सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन पे। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन टू रिएक्शन थ्योरी, है ना। इस टू रिएक्शन थ्योरी को आप एक्चुअली बोलते हैं ब्लॉन्डेल्स टू रिएक्शन थियरी। ठीक है, क्योंकि ब्लॉन्डेल साहब ने इसको प्रपोज किया था तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके नाम पे इस थ्योरी को रखा जाएगा, इसलिए आप इसे बोलते हैं ब्लॉन्डेल्स टू रिएक्शन थियरी। अब अगर यहां पे बात किया जाए कि ये आपका टू रिएक्शन थियरी है क्या, तो बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे थे अपने सिंक्रोनस मशीन की, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन में हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के रोटर आप यूज करते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिलेंड्रिकल रोटर, दूसरा होता है सेलिएंट पोल। सिलेंड्रिकल रोटर को आप नॉन सेलिएंट रोटर भी कहते हैं। तो बेसिकली आपके सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल रोटर में डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास हमने दोनों कंस्ट्रक्शन बना रखा है। एक है आपका सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन और दूसरा है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। तो दोनों में हम देख सकते हैं कि जो आपका रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है वो डिफरेंट होता है ना। और जो रोटर पे आप फील्ड प्रोवाइड करते हैं जनरली वो आपका फील्ड वाइंडिंग होता है, और जो स्टेटर पे फील्ड प्रोवाइड करते हैं वो जनरली आपका आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब एक चीज इन दोनों में आप कंपेयर करके समझ सकते हैं। जैसे अगर आप इस मशीन में देखें, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में देखें, तो आप देखो कि आपके स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है वो आपका यूनिफॉर्म एयर गैप है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रोटर है वो सिलेंड्रिकल रोटर है, और जो सिलेंड्रिकल रोटर है और आपका जो स्टेटर है वो भी सिलेंड्रिकल है ना। तो इन दोनों का जो शेप है वो दोनों ही सर्कुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है वो आपका यूनिफॉर्म है। इसलिए ये आपका कांस्टेंट रिएक्टेंस इंट्रोड्यूस करता है आपके मशीन में, जिसको आप कलेक्टिवली बोलते हैं। जो आपका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस होता है और जो लीकेज रिएक्टेंस होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हो। बट अगर आप इसी सेलिएंट पोल मशीन में देखो, तो अगर आप इस सेलिएंट पोल मशीन में देखते हैं तो क्या है कि आप अगर देखें तो आपका जो सेलिएंट पोल रोटर है, इसके पोल टिप और स्टेटर के बीच में अगर देखें तो आपका जो एयर गैप वो सबसे मिनिमम है ना। और अगर आप बात करें तो आपका जो दो पोल है, ठीक है, जैसे ये अगर इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, यहाँ पे जो आपका एयर गैप है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। यानी कि यहाँ पे जो आपका एयर गैप है वो मैक्सिमम है। तो एयर गैप यहाँ पे मैक्सिमम होने के कारण जो रिलक्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, है ना। तो फ्लक्स का प्रोडक्शन यहाँ पे इस एक्सिस पे कम होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस वैल्यू आपका इंट्रोड्यूस होगा आपके मशीन में वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसी अनयूनिफॉर्म एयर गैप और अनयूनिफॉर्म आपके रिएक्टेंस के कारण आप इस सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन का जनरली आप इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंस वैल्यू है वो डिफर कर जाता है आपके स्पेशल पोजीशन ऑफ द रोटर के कारण। तो इसके चलते यहाँ पे अब जब
ये जो आपका जो एयर गैप डिफरेंट हो रहा था जिसके चलते आपका रिएक्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई कांस्टेंट रिएक्टेंस नहीं होने के कारण आप इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज नहीं कर पाते हो, और जिसके चलते आप इसका फेजर डायग्राम नहीं बना पाते, साथ ही साथ आप इसके बिहेवियर को परफॉर्म या इसके परफॉर्मेंस को आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते। तो इसी पोजीशन पे ब्लॉन्डेल्स साहब ने क्या किया, एक थियरी प्रपोज की जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पे जो आपका जो सैलिएंट पोल मशीन है, इसमें जो आपका आर्मेचर एमएफ प्रोड्यूस होगा, इसको हमें दो भाग में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए हम स्टूडेंट अब यहाँ पे हमने सेपरेटली अपने जो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन है उसका हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हम जनरली समझेंगे कि आपका टू रिएक्शन थ्योरी कैसे प्रपोज किया गया। ठीक है, तो वन बाय वन करके अगर देखा जाए तो अगर सपोज मान लेते हैं कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग है, मैं इसमें सिर्फ एक ही फील्ड वाइंडिंग एक ही टर्न्स आपको डिनोट कर रहा हूँ, जिसमें एक कंडक्टर में क्रॉस से और दूसरे कंडक्टर में डॉट से आप करंट का वैल्यू शो करेंगे। दैट मीन्स कि जो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये आपका नॉर्थ पोल होगा और ये आपका साउथ पोल होगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि जो एक्सिस आपके फील्ड पोल एक्सिस के अलोंग होगा, इस एक्सिस को बोलेंगे डायरेक्ट एक्सिस या डी एक्सिस। ठीक है, हालांकि ये बेसिकली जब हम आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे डीसी मशीन में, तो वहां पे भी हमने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सिस और क्यू एक्सिस। जो आपके फील्ड पोल का जो डायरेक्शन होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सिस होता है, और जो उस पर ठीक 90 डिग्री पे होता है वो उसका क्वाड्रेचर एक्सिस होता है। तो सिमिलरली वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लाई करता है कि जो यहाँ पे जो आपका सैलिएंट पोल है उसका जो पोल एक्सिस होगा उसको एक्चुअली आप बोलेंगे डायरेक्ट एक्सिस या शॉर्ट में डी एक्सिस बोल सकते हैं, और जो एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री पे होगा उसे हम बोलेंगे क्यू एक्सिस। तो डायरेक्ट एक्सिस एंड क्यू एक्सिस दो एक्सिस मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जनरली क्या है कि अगर हम बात करें तो आपका जो फ्लक्स, जो मेन फील्ड फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का डायरेक्शन ऑलवेज आपके डी एक्सिस पे ही होगा, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो एक्सिस होगा वो ऑलवेज एफ एफ का एक्सिस होगा, तो इससे ठीक 90 डिग्री से लैग करता है आपका ई एफ, क्योंकि फ्लक्स के लिंकिंग से ही आपका ई एफ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका ई एफ, जो एग्जैक्ट आपके जो एफ एफ है उससे 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो यानी कि अगर आपके एफ एफ का डायरेक्शन अगर डी एक्सिस पे है तो ऑलवेज ई एफ जो होगा वो क्यू एक्सिस पे ही आएगा, यानी कि एक्साइटेशन ई एम एफ ऑलवेज आपके क्यू एक्सिस के अलोंग होगा। ये यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि जब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें क्या था कि जो आपका फ्लक्स है वो आपके आर्मेचर कंडक्टर को लिंक करता है तो वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे एफ एफ के कारण जो फाई एफ का प्रोडक्शन हो रहा था उसी का लिंकिंग जब आपके फ्लक्स जो आर्मेचर कंडक्टर उसमें करने के बाद आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, और उस वोल्टेज इंडक्शन में जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वहां से क्लियर ये होता है कि जो आपका इंड्यूस वोल्टेज होता है वो आपके फाई एफ से 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री से लैग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो हम आर्मेचर करंट, अब सिंपली अगर आपको याद हो जब सैलिएंट पोल मशीन हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या किया था कि इक्विवेलेंट सर्किट में आपने एक ये अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से आपको याद दिलाऊं तो आपका सिलिंड्रिकल मशीन में आपने यहाँ पे अपना एक्साइटेशन वोल्टेज बनाया था, और इस एक्साइटेशन वोल्टेज के साथ आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस को आपने डिनोट किया था। ये था आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये था सिंक्रोनस रिएक्टेंस। यहां पे आपका टर्मिनल वोल्टेज V मिल रहा था आपको, और अगर ये जनरेटर का केस था तो IA करंट आपके EF से V की तरफ मूव कर रहा था, है ना। तो यहां पे जो आपने जो यूज किया है J एक्सिस,
ये क्या था, ये आपके एयर गैप के कांस्टेंट होने के कारण आपका जो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है वो भी कांस्टेंट था, साथ ही साथ आपका लीकेज रिएक्टेंस भी कांस्टेंट था। बट यहाँ पे जो आपके पोल हैं, वो जो पोल है उसका जो एयर गैप है वो मिनिमम होगा जब आपका जो पोल जो टिप है और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है वो सबसे मिनिमम होगा, और दो पोल के बीच और स्टेटर के बीच में सबसे ज्यादा, यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस पे आपको मिनिमम एयर गैप मिलेगा, और सॉरी डायरेक्ट एक्सिस पे आपको मिनिमम एयर गैप मिलेगा और क्वाड्रेचर एक्सिस पे मैक्सिमम एयर गैप मिलेगा। तो जहां पे एयर गैप ज्यादा है वहां पे रिलक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, रिलक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा यानी कि उसके अलोंग फ्लक्स का प्रोडक्शन कम होगा, और जहां पे फ्लक्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है यानी करंट के पास होने से फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है, तभी तो आपका इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस होता है, जिससे आपका रिएक्टेंस इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर आपके क्वाड्रेचर एक्सिस पे आपका एयर गैप ज्यादा है तो फ्लक्स का प्रोडक्शन कम होगा, तो उसके कारण जो इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस होगा वो कम होगा, यानी कि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगा। बट जो डायरेक्ट एक्सिस है, क्योंकि वहां पे एयर गैप कम है तो रिलक्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो फ्लक्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और फ्लक्स के प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण जो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, यानी कि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो डी एक्सिस पे आपको जो रिएक्टेंस मिलेगा उसको अगर हम बोलें तो डी एक्सिस पे जो रिएक्टेंस मिलेगा आप उसे एक्स डी से डिनोट कर सकते हैं, और क्यू एक्सिस पे जो आपको रिएक्टेंस मिलेगा वो एक्स क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो अब यहां पे क्या किया गया कि जब आप ये आर्मेचर जो करंट है जब आप उसको शो कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, आपने जो फेजर डायग्राम बनाया था तो सिंपली उसमें आप आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करंट को आप डिनोट कर रहे थे, और उसके हिसाब से आपका आई ए आर ए का वैल्यू और आई ए जे आई ए एक्सेस का वैल्यू अपने वी के साथ ऐड करके ई एफ का वैल्यू निकाल रहे थे। बट यहां पे चूंकि आपका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है ना, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो आपका एक्स डी होगा यानी कि डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग जो आपका रिएक्टेंस वैल्यू मिलेगा आप उसे सिंपली बोल सकते हैं एक्स ए आर डी प्लस एक्स ए एल। अब ये एक्स ए आर डी आप इसे क्या यहां पे है, ये है आपका डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहां पे आप इसे बोल सकते हैं डी एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, और जो आपका एक्स क्यू होगा वो हो जाएगा एक्स ए आर क्यू प्लस एक्स ए एल, जहां पे एक्स ए आर क्यू को हम बोल सकते हैं क्यू एक्सिस component of armature reaction reactance। तो यहां पे एक्स डी और एक्स क्यू का वैल्यू ऐसे डिफाइन होता है, और चूंकि अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी कि जो आपका डी एक्सिस के अलॉन्ग जो एमएफ होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपका रिलक्टेंस वैल्यू कम है, और एमएफ ज्यादा होने के मतलब फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा होना, यानी कि उसके अलॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ज्यादा होना। तो इस केस से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक्स टी होगा वो ग्रेटर देन होगा एक्स क्यू के, ठीक है। तो ये यहां से निकल के आ जाए। तो ये आपके डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के रिएक्टेंस वैल्यू जिसमें हमने डिस्कशन कर लिया। अब आपका टू रिएक्शन थ्योरी क्या बोलता है कि जो आर्मेचर पे आपका करंट पास होने से जो फ्लक्स का प्रोडक्शन हो, यानी कि जो आर्मेचर एमएमएफ है उसके कारण आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा आर्मेचर करंट, उसको आप दो भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि जो आई ए है वो कहीं ऐसा होगा, ठीक है। तो जो आई ए है वो आपके क्वाड्रेचर एक्सिस से कोई एंगल साई बना रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर करंट है
इसको आप दो भाग में डिवाइड करिए। आर्मेचर करंट आपका प्रोड्यूस कैसे हुआ, जब आपका आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो आपका आर्मेचर करंट है, इसमें चूंकि आपका जो स्पेशल कंडीशन ऑफ या स्पेशल जो आपका पोजीशन ऑफ द रोटर है, उसके हिसाब से आपका जो एयर गैप है वो डिफरेंट हो रहा था, तो उसके चलते आपका जो रिएक्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट हो रहा था। तो उस रिएक्टेंस वैल्यू के डिफरेंट के कारण अब हम यहाँ पे जो ब्रोंडे साहब ने टू रिएक्शन थ्योरी में प्रपोज किया, वो ये प्रपोज किया कि आपका जो आर्मेचर करंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपका डायरेक्ट एक्सिस करंट होगा, दूसरा आपका क्वाड्रेचर एक्सिस करंट होगा। तो यहां पे जो IA है उसको हमने फेजर समेशन बनाया, और इसके जो दो पार्ट टूटे, ये कहलाएगा IA का Q एक्सिस कंपोनेंट, और ये कहलाएगा IA का D एक्सिस कंपोनेंट। तो यहां पे जो आर्मेचर करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ID एंड IQ में। ठीक है, ID आपका डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट IA है, और IQ जो है वो डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट IA है। तो यहां पे अगर देखा जाए कि अगर आपका जो क्वाड्रेचर एक्सिस है उससे अगर आर्मेचर करंट का जो बीच का जो एंगल है, अगर वो साई आप बना रहे हो, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जिसमें ये आपका बेस है जो कि IQ के बराबर है, और जो परपेंडिकुलर है वो ID के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ID होगा दैट इज इक्वल टू IA साइन साई लिख सकते हैं, और जो आपका IQ होगा दैट इज इक्वल टू IA ऑफ कॉस साई। ठीक है, तो यहां पे ब्रोंडेस टू रिएक्शन थ्योरी में क्या क्या किया गया कि जो आपका आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट चूंकि आपके जो रोटर है उसके पोजीशन के हिसाब से आपका एयर गैप डिफरेंट हो रहा था, तो रिलक्टेंस का वैल्यू डिफरेंट हो रहा था, तो यानी कि आप एक कांस्टेंट रिएक्टेंस वैल्यू अपने मशीन के लिए प्रपोज नहीं कर सकते हो। तो उसको हमने दो एक्सिस में डिवाइड किया, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस। तो डायरेक्ट एक्सिस पे जो आपका रिएक्टेंस वैल्यू है यानी कि XT का जो वैल्यू है, उसमें जो करंट पास हो रहा है वो आपका डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट ID है, जिसका वैल्यू IA साइन साई के बराबर होगा। और जो आपका क्वाड्रेचर एक्सिस पे जो आपका रिएक्टेंस प्रपोज्ड हो रहा है XQ, उससे जो करंट पास हो रहा होगा वो आर्मेचर करंट का Q एक्सिस कंपोनेंट होगा, जिसको बोलेंगे IQ, दैट इज इक्वल टू IA cos साई। ये जो हमारे पास निकल रहा है ये एक कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट है, और इसी पे आपका जो टू रिएक्शन थियरी है वो प्रपोज किया। टू रिएक्शन थियरी में एक्चुअली आपने आर्मेचर करंट और आर्मेचर जो MMF है उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो एक्सिस पे डिवाइड कर देते हैं, एक डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट में और दूसरा क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हमने XD XQ के बारे में समझा, IA को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका ID और IQ का वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पे समझा, और क्यों हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस नहीं कर पाते हैं वो हमने यहाँ पे समझा। और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। So student, we have achieved our learning outcome, that is two reaction theory of salient pole synchronous machine, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check. Now you will do a summary quiz and we will review it.